आज 14 जुलाई है और ये आपका डे 17 है कंसिस्टेंट स्टडी का। आज की इस वीडियो में 3 पार्ट्स हैं। पहला, आपको आज का टास्क मिलेगा। दूसरा, एनएचपीसी का फुल प्रूफ प्लान अगले 7 दिन के लिए जो आपको फॉलो करना है। अभी आपको अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि सिलेक्शन नहीं होगा, अगले साल के लिए तैयारी करते हैं, तो ये चीज़ भूल जाओगे आप। बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान में आपको बताऊंगा, 7 दिन तक फॉलो कर लेना। आपके नंबर में ड्रास्टिक चेंज आपको खुद से देखने को मिलेगा। और तीसरे नंबर पर जो भी क्वेरीज़ आप लोगों ने पिछली वीडियो पे पूछी थी उसके मैं आंसर दूंगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं आज के टास्क से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले सकते हो आज के टास्क का। अच्छा, एक और बात, मैंने आप लोगों से 15 दिन की आपकी रिपोर्ट मांगी थी कि आप लोगों ने क्या चेंज महसूस किया है अपने अंदर ये 15 दिन के टास्क में। तो लगभग सभी बच्चों ने यही बताया है कि सभी में इम्प्रूवमेंट महसूस हुई है। जो एक कॉमन पॉइंट मैंने सब में देखा कि पढ़ाई पहले नहीं हो पा रही थी और अब आप की पढ़ाई जो है कुछ ना कुछ बढ़ी है, भले ही 1 घंटे से बढ़ी है। कई बच्चों का तो ऐसा है कि कितने महीनों से तो उन्हें कुछ पढ़ा ही नहीं था और अब शायद वो 6-7 घंटे तक पहुंच गए हैं। काफ़ी बच्चों से पर्सनली भी मैंने बात की तो सभी का यही रिव्यू था। आपने जो कमेंट्स किए थे, एक एक कमेंट को मैंने पढ़ा है और उन सब के विश्लेषण से एनालाइज करके जो भी चीज़ें ज़रूरी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की होगी मैं आगे के टास्क में इम्प्लीमेंट करूँगा। तो आज के टास्क से स्टार्ट करते हैं। आज आपको हिस्ट्री में पेज नंबर 63 और 64 पढ़ना है। ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है। इसके अंदर आपको एरा 1911 से 1919 तक का पढ़ना है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया की है ये। और ज्योग्राफी में आपको रिवीजन करना है। अब तक जितना भी टास्क मैंने दिया है पिछले 16 टास्क में, वो सब आपको कंप्लीट करना है रिवीजन। रिवीजन में आप क्या करोगे? पहला नंबर पे तो आप वही सब जो आपने लिखा हुआ है उसको रिवाइज़ करोगे। इसके लिए आप नोट्स में नहीं जाओगे, जो आपने लिखा हुआ है उसको रिवाइज़ करोगे। दूसरे नंबर पर जो आपको ब्लैक बुक प्रोवाइड कराई गई है उसकी पीडीएफ से आप जो भी टॉपिक आपने पढ़े हैं उनके सिर्फ क्वेश्चन देख लेना। याद हो तो कर लेना, नहीं तो एक बार देख जरूर लेना क्वेश्चन। पॉलिटी में आपको कल आपने राज्यसभा किया था कंप्लीट, आज आपको लोकसभा कंप्लीट करना है। कंप्लीट नहीं, लोकसभा खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आपको पेज नंबर 48, 49 और 50 करना है। स्पेशल पावर्स ऑफ लोकसभा नहीं करना है अभी, क्योंकि ज़्यादा पेजेस हो जाएंगे तो आप सभी टास्क कंप्लीट नहीं कर पाओगे। एप्टीट्यूड, जो लोग डीडीए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एप्टीट्यूड का टॉपिक आज का है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और साथ में रेशो एंड प्रोपोर्शन। रीजनिंग में आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ना है और मिसिंग नंबर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं 1 घंटे तक। अब आते हैं टेक्निकल के टास्क के ऊपर। अब थोड़ा सा टास्क चेंज करने वाला हूँ मैं। काफ़ी चीज़ें आप सीख चुके हो, अब प्रैक्टिस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, लेकिन वो पता तभी चलेगा आपको कि वो आप सीखे कि नहीं सीखे जब आप उसके क्वेश्चंस करोगे। तो आज जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में तो सबसे पहले आप इफेक्टिव स्ट्रेस, कैपिलरिटी एंड परमेबिलिटी, इस टॉपिक को, इस चैप्टर को थोरोली पढ़ोगे और साथ में नोट से इसको थोरोली पढ़ोगे आप, क्योंकि बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें इसमें पूछ ली जाती है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन करने का फ़ायदा नहीं है इसका। तो आप इसको नोट से पूरा पढ़ोगे और साथ में इसके क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की सीक्वेंस मैंने आपको बताई है। एसएससी जेई के पीवाईक्यू सबसे पहले करोगे, दूसरे नंबर पे आप वाईसीटी एई के क्वेश्चन कर सकते हो। ईएससी के अभी नहीं करने हैं, जिस लेवल का एग्ज़ाम है उसके हिसाब से ही चीज़ें करनी है आपको। ज़्यादा डेप्थ में जाओगे ईएससी के 10 क्वेश्चन करने में भी कई बार आधा घंटा भी लग जाता है, 45 मिनट भी लग जाते हैं, जबकि एसएससी जेई के आप 1 घंटे में काफ़ी हद तक शायद पूरे कंप्लीट भी कर दो क्वेश्चन। तो आपको जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में ये करना है। प्लस साथ में कुछ बच्चों ने बोला था कि मेंस की भी साथ में लेके चलूँ, तो अब मैं जब टॉपिक दूंगा आपको तो मैं बता दूंगा कि आपको इसके मेंस के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं। तो आज के टॉपिक में आपको इफेक्टिव स्ट्रेस के जो डायग्राम होते हैं, टोटल स्ट्रेस का डायग्राम, न्यूट्रल स्ट्रेस का डायग्राम और इफेक्टिव स्ट्रेस का डायग्राम, ये आपको 1 से 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना अलग अलग कंडीशन में, कि क्ले है, सैंड पड़ा है, वाटर टेबल यहाँ पे है, कैपिलरिटी है। इसके अकॉर्डिंग जो आप डायग्राम बना के देखोगे इसकी प्रैक्टिस कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है एसएससी जेई मेंस में, तो आज आप एसएससी जेई मेंस के हिसाब से इसको भी प्रैक्टिस कर लोगे। आगे आपके टॉपिक में क्या है, थ्योडलाइट में आपको सर्वे में थ्योडलाइट आपको पहले मैंने पढ़ने के लिए दिया था। आज इसके आप क्वेश्चन करोगे सबसे पहले एसएससी जेई के और वाईसीटी एई के। वाईसीटी एई के सारे क्वेश्चन शायद ना आप कर पाओ, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप एटलीस्ट 1 घंटा तो दो थ्योडलाइट को पूरा। ठीक है। सिमिलरली एसएफडी एंड बीएमडी सोम के आपको क्वेश्चन करने हैं सिर्फ, पहले भी क्वेश्चन ही करे थे, अभी भी क्वेश्चन ही करने हैं।
और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल पहला चैप्टर है सोम का, इसके भी आपको क्वेश्चन ही करने हैं। क्वेश्चन कहाँ से करने हैं बता दिया है, सेम सीक्वेंस रहेगी एसएससी जेई और वाईसीटी एई। और फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ जो फ्लूइड मैकेनिक्स का पहला चैप्टर है, इसके भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो इन 4 चैप्टर्स के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और जो टेक्निकल इंजीनियरिंग में ये जो चैप्टर है, इसको आपको पूरा पढ़ना है थॉरोली, और इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं। और मेंस के लिए आपको इफेक्टिव स्ट्रेस के डायग्राम बना के देखने हैं। तो ये आपका डे 17 का टास्क रहेगा। तो अब चलते हैं एनएचपीसी का फुल प्रूफ प्लान देते हैं आपको। तो आज से लगभग 1 हफ्ता रह गया आपके पास। तो इस आखिरी टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये 7 दिन का आप इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हो। इसका अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो काफ़ी बच्चों से आगे निकल भी जाओगे, वरना सिर्फ इसी पैनिक में रह जाओगे कि इन 7 दिन में करना क्या है। टू द पॉइंट बता रहा हूँ चीज़ें, सिर्फ वही करना है। इससे फालतू पहली बात तो यही इतना ज़्यादा काम है कि शायद 7 दिन में ये ख़त्म ना हो, लेकिन आपके पास काम की कमी नहीं पड़ेगी, प्लस आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको करना क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग पिनेकल की बुक मैंने अपलोड कर दी है। आप उसके अंदर से रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अलग अलग टॉपिक्स के रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, पिन कमेंट में आपको ये किताब मिल जाएगी आपको। तो यहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। आगे चलते हैं, टेक्निकल की बात करते हैं। टेक्निकल में सबसे पहले जो आपके खुद के बनाए हुए शॉर्ट नोट्स हैं, किसी और के नहीं, जो आपने खुद से मेहनत करके बनाए हुए हैं शॉर्ट नोट्स, सिर्फ वही पढ़ने हैं। एम बनाना है कि जितने मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, एटलीस्ट एग्ज़ाम से पहले मैं उनको देख के चला जाऊँ। क्योंकि मैंने पीवाईक्यू देखा है, इसका 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन है। 1 लाइनर के टाइप के क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं पूछा गया है। जस्ट आपने जो चीज़ क्वेश्चन में देखी हुई थी, एक लाइन आपने पढ़ी हुई थी, जस्ट वही पूछ ली जाएगी। आपने शॉर्ट नोट्स में बिल्कुल लिखी होगी। आप पेपर देने के बाद आओगे, ये सोचोगे कि शॉर्ट नोट्स ही पढ़ लेता मैं, और ये चीज़ होती है हमेशा। शॉर्ट नोट्स में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख के रखते हैं। तो आपको एम बनाकर शॉर्ट नोट्स कंप्लीट करने ही हैं अपने। दूसरे नंबर पे, वैसे पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे इसको रखना पीवाईक्यू एनएचपीसी के जितने भी आ रखे हैं, सिर्फ वो कंप्लीट कर लेना पहले। तो उसके अंदर रीजनिंग, जीके तो छोड़ सकते हो, जीके जो स्टैटिक पार्ट है वो आप कर सकते हो, ठीक है। और रीजनिंग करना है, टेक्निकल तो करना ही है, पीवाईक्यू देखना है। हैंडबुक आपको किसी नोट्स से रिफ़र लेने की जगह कि आप सीधा सोम के नोट्स पढ़ने लग जाओ, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आपको एक बार हैंडबुक अपने सामने से निकाल देनी है, क्योंकि हैंडबुक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखे होते हैं। तो हैंडबुक आपको देखनी है, डेली देखनी है। 7-8 दिन आपके पास बचे हैं, तो डेली 2-2 3-3 सब्जेक्ट सोच के चलना है, और उसको पूरा एक बार देख लेना है बस। हैंडबुक से याद करने की कोशिश ज़्यादा मत करना। जो चीज़ जस्ट सामने से देख के याद हो सकती है, बस वो कर लेना। एक बार पूरी आपको हैंडबुक देख के जानी है। हैंडबुक कोई भी ले सकते हो, मैंने 2-3 हैंडबुक अपलोड की हुई है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगी हैंडबुक, ठीक है। और चौथा, जब ये आप टेक्निकल कर लो, तो आपको एसएससी जेई पीवाईक्यू जो सिर्फ 1 लाइनर है, कि सीधा क्वेश्चन पूछा कि एर्सनिक की परमिसिबल लिमिट कितनी होती है, ठीक है, कलर हेजन में कितना होता है, मतलब इस टाइप से टर्बिडिटी की लिमिट कितनी होती है, मतलब ये 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने हैं। बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, छोड़ देना बिल्कुल। उसकी जगह आप 10 क्वेश्चन और 1 लाइनर वाले देख सकते हो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन अपनी आंखों के सामने से निकालोगे, उतना फ़ायदा होने वाला है। और एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है आपकी। ये 7-8 दिन में आपको जो ज़्यादा पढ़ लेगा, जो अच्छे से इसको यूटिलाइज़ कर लेगा 7-8 दिनों को भी, क्योंकि फॉर्म सबने साथ में भरा है, सबको ही टाइम कम मिला है। तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, ठीक है। आप इसका इस्तेमाल कर लोगे तो बहुत बच्चे तो सिर्फ पैनिक में ही होंगे, आप उनसे आगे निकल सकते हो। तो एसएससी जेई पीवाईक्यू देखने हैं आपको 1 लाइनर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, जो रैंक डिसाइड करती है, वो है जीके, करंट अफेयर। दिक्कत इसके अंदर ये भी है कि अभी आप नोट 7-8 दिन में क्या पढ़ोगे, ठीक है। तो बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान बता रहा हूँ आपको जीके का, क्या आपको करना है। आपको सबसे पहले तो एनएचपीसी जेई की टेस्ट सीरीज़ में जाना है, टेक्स्ट बुक की, ठीक है। टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ में जाना है, या फिर आपने कोई भी टेस्ट सीरीज़ ली हो, उसकी टेस्ट सीरीज़ में चले जाना। उसमें जितने भी मॉक दे रखे हों, टेक्निकल, ठीक है, जीके, रीजनिंग, वो सब के सब आपको करने हैं। पहले नंबर पे तो ये है, जीके के जितने क्वेश्चन उसमें दे रखे हैं, जीके करंट अफेयर के जितने क्वेश्चन उसमें दे रखे हैं, वो कर लेना। अगर आप सोचोगे करंट अफेयर की कोई मैं पुरानी वीडियो देख लूँ, तो उसके अंदर सीधा सीधा आपको फैक्ट्स बताते चलेंगे वो, और याद करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और आपको दिमाग में ये रहेगा कि इन सब से आएगा भी कि नहीं, ठीक है। और इतना सारा डेटा इकट्ठा हो जाएगा आपके पास। सिंपल सी बात है, अपना एक लिमिटेड चीज़ रखो अपने पास और उसको कंप्लीट करो, और बार बार उसको पढ़ो, बस इतनी सी चीज़ है। मैं आपको लिमिटेड चीज़ दे रहा हूँ, बस उसको पढ़ना है आपको, ठीक है। तो एनएचपीसी जेई की जो टेस्ट सीरीज़ है, आपने कोई ली होगी टेस्ट सीरीज़, कहीं से भी ली हो, ठीक है, उसको आपको कंप्लीट कर लेना है। दूसरे नंबर पे
एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल। एसएससी सीजीएल का दिसंबर 2022 में लगभग 10 पेपर हैं, ठीक है। हर पेपर में 25 क्वेश्चन है, 250 क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको जीके के सारे क्वेश्चन देखने हैं। इसके अंदर आपका करंट अफेयर भी आपका हो जाएगा कवर, और इसके अंदर आपके जीके के क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा करंट अफेयर कितना पढ़ूँ मैं। देखो, वैसे तो चीज़ें सही लक के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक सोर्स है कि हाँ ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, ये दोबारा से पूछे जा सकते हैं, या फिर इनके आसपास की चीज़ें दोबारा से पूछी जा सकती हैं। तो बिल्कुल ये सोच के कि यही पेपर, इनमें से ही क्वेश्चन आएगा एनएचपीसी में। आपको एसएससी सीजीएल के 10 पेपर हैं, 25 क्वेश्चन होंगे हर पेपर के अंदर। 250 क्वेश्चन आपको करने हैं वहाँ से। इसके अंदर आप पूरी जीके जो भी है सारी देख लेना, एटलीस्ट याद ही कर लेना सारे क्वेश्चन। इसके अंदर करंट अफेयर भी आएगा, हिस्ट्री भी आएगा, ज्योग्राफी भी आएगा, पॉलिटी भी आएगा, सब आएगा इसके अंदर, वो सब आपको देख लेने हैं। दूसरे नंबर पे एसएससी सीएचएसएल। इसके 2023 में जो पेपर हुए हैं, 36 पेपर हुए हैं 2023 के, ठीक है। हर पेपर में 25 क्वेश्चन है, 900 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन इतने हैं कि 7-8 दिन में कंप्लीट कर लोगे। एक कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ जीके का मैंने कुछ तो पढ़ा है, नहीं तो आप सोचते ही रह जाओगे कि मैं पढ़ूँ क्या। हाँ, इससे पहले भी ये है कि आपने अगर जो कोई शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं अपने जीके के, जो आप बार बार पढ़ते हुए आए हो, स्टैटिक पार्ट के, जैसे हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, आप नोट्स पहले से ही बहुत बार पढ़ चुके हो, वो नोट्स सबसे पहले पढ़ना, और उसके बाद ये क्वेश्चन आपको करने हैं। अब ये पेपर्स आपको कहीं पे भी मिल सकते हैं, जहाँ से आपको मिले वहाँ से ले लेना। टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल हैं ही ये पेपर, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो। वैसे तो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ हर किसी के पास अवेलेबल होती ही है, क्योंकि इसके अंदर जैसे आप टेक्निकल की तैयारी कर रहे हो तो टेक्निकल के पेपर तो मिल जाएंगे, जितने भी पीवाईक्यू हैं सब मिल जाएंगे, साथ में नॉन टेक के भी आपको मिल जाएंगे। डीडीए का भी मैंने इस तरह से ही आपको बताया था कि उसके अंदर पीजीटी और पीआरटी के आपको पेपर करने हैं, जो कि सिमिलर है। तो टेक्स्ट बुक अगर नहीं है तो ले लेना, रेफरल कोड ये यूज़ आप कर सकते हो, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये आपकी प्लानिंग रहेगी। 7-8 दिन में आपको ये सोचने का टाइम नहीं मिलेगा कि आपको क्या पढ़ना है, सोचना भी नहीं है, सिर्फ ये कर लेना। बहुत अच्छा पेपर होगा, कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे होगा, और बहुत अच्छा पेपर होने वाला है आपका। ये आपको 1 या 2 दिन की इस मेहनत से ही पता चल जाएगा, जब ये आप पढ़ने लगोगे। क्योंकि हमारा सारा टाइम सिर्फ इस चीज़ में ही निकल जाता है कि हम पढ़ें क्या, आखिरी के 7 दिन बचे हैं क्या पढ़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, 7-8 दिन बहुत होते हैं, ये आप कर लोगे 100% सिलेक्शन हो जाएगा। सो अब वीडियो के तीसरे पार्ट पे चलते हैं। आप लोगों ने जो क्वेरीज मुझसे पूछी थी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, उनको आंसर करते हैं। तो ये जो मैं कमेंट ले रहा हूँ, ये डे 15 की जो वीडियो थी उससे ले रहा हूँ, क्योंकि वो कुछ कमेंट्स मुझसे छूट गए थे। तो आई गेस मैंने इसका आंसर दे दिया था कि YCTAE की लिंक कहाँ है, ये आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, या फिर मैं अभी आपके कमेंट में डाल दूँगा वीडियो ख़त्म होने के बाद। अगला क्वेश्चन कि DSSB TGT PRT के पेपर टेक्स्ट बुक में कहाँ मिलेंगे, जो मैंने बताए थे। ये शायद आंसर दे दिया था मैंने कि सीधा DSSB टाइप करना आप, ठीक है। तो वहाँ पे ही बहुत सारे आपके पास टेस्ट सीरीज़ खुल के आ जाएंगी। तो PGT PRT की आपके पास सामने खुल के आएगी, तो उसमें 51 पेपर हैं। तो DDJE के लिए वो आप कर सकते हो, इंग्लिश के लिए, इंग्लिश रीजनिंग एप्टीट्यूड के लिए। आगे जो भी कोई एग्ज़ाम देते हैं, ज़्यादातर उसमें हर बार नए क्वेश्चन ही दिखते हैं, या उनको ऐसे घुमा के देते हैं जैसे न्यू हो, इसका क्या करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है इस बच्चे ने, क्योंकि इस क्वेश्चन के ऊपर ही पूरी एक सेपरेट वीडियो बन सकती है। मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि नए टाइप के क्वेश्चन को डील कैसे करना है, आपको पढ़ाई कैसे करनी है कि आप हर तरह के क्वेश्चन को डील कर सको। डील करने का मतलब ये भी होता है कि आप उसको सोल्व करो, और डील करना ये भी होता है कि आप उसको छोड़ सको, आपको पता है कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ना है। तो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। अब अगर आपको देखने में कोई क्वेश्चन न्यू लग रहा है, तो 2 तरह से आप देख सकते हो इस चीज़ को, कि वो पहले किसी एग्ज़ाम में आ चुका है, आपने नहीं किया था इसलिए न्यू है, और दूसरा वो आज तक किसी एग्ज़ाम में नहीं आया है, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है। और हाँ, अब ये न्यू दूसरा क्या होगा कि आपने जो क्वेश्चन आप देख रहे हो वो आपने कहीं किसी एग्ज़ाम में नहीं देखा। दूसरा, वो जो नया वाला क्वेश्चन है, वो जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं उससे आ गया। और दूसरा एक तीसरे टाइप का न्यू ये होगा कि अब तक कोई कॉन्सेप्ट उसका पढ़ाया ही नहीं गया किसी कोचिंग में, और तब वो नया क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो अब इसको 3 टाइप के न्यू हो गए, ठीक है। तो इस वाले न्यू की तो बात यह है कि ये जो इस तरह का न्यू आता है कि आज तक कभी उसके बारे में नहीं पढ़ाया, तो ये किस तरह से डील होता है, ये डील होता है कॉमन सेंस से या फिर ऑप्शन चेकिंग से। कॉमन सेंस कैसे काम करती है कि आप इसके अंदर, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन पढ़कर आपको ये समझ में आया कि 4 ऑप्शन में से
जैसे 20 मीटर दी थी, कोई वैल्यू दी थी क्वेश्चन में, और 4 क्वेश्चन में से 4 ऑप्शन में से आपने सिर्फ इतना फिगर आउट कर लिया कि जो वैल्यू है वो बढ़ने वाली है, तो 20.1 पहला ऑप्शन, दूसरा 19.9, इस तरह से करके हो गया। तो इसमें क्या था कि भले ही आपको सब चीज़ें ना पता हो, लेकिन आपने सिर्फ एक छोटी सी चीज़ फिगर आउट कर ली कि वैल्यू बढ़नी है, तो उससे आप आंसर लगा सकते हो। मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं बड़े आराम से। दूसरा कि आप 4 ऑप्शन देखोगे और आपको आइडिया हो जाएगा कि जैसे करेक्शन पूछी, और करेक्शन में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, करेक्शन भी अजीब सी है, ठीक है, आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो उसको, कुछ ऐसी करेक्शन दे रखी है, और ऑप्शन में दे दिया जाएगा 0.1 मीटर, 0.1 किलोमीटर, 0.1 माइल, मतलब इस तरह से चीज़ें आपको दे दी जाएगी, ठीक है। आपको आइडिया लगेगा कि यार ये तो कुछ सेंटीमीटर्स में या कुछ पॉइंट मीटर्स में ही आएगा, तो इसका आंसर ये। तो इस तरह से भी चीज़ों को डील करना होता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम कोई क्वेश्चन को देखते हैं, वो हमारे कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ा होता है, या फिर इवन हमने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है, तो उसका कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हमें ऐसा महसूस होता है कि ये तो टफ ही है, ये नहीं होगा हमसे। लेकिन ऐसा भी होता है कि भले ही आपने चैप्टर ना पढ़ा हो, आप एक बार सिर्फ उसको क्वेश्चन को पढ़ोगे भी, तो कॉमन सेंस से आपको आइडिया लग सकता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इवन 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो सिर्फ इसी उससे, कॉमन सेंस लगा के। तो पहली चीज़ तो क्वेश्चन को पढ़ना है, ऐसे नहीं सोचना है ये तो चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है इसलिए मुझसे तो नहीं होगा। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस तो घर पे ही होगी, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एग्जाम में आप ये कर पाओगे, पहले घर पे कर पाओगे इसको, तभी आप एग्जाम में कर पाओगे। तो पहले टाइप का क्वेश्चन तो हो गया न्यू, जिसके बारे में आपको कुछ अता पता नहीं है, पढ़ के देखोगे, कॉमन सेंस लग रही है, ऑप्शन चेकिंग हो रही है, तो ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन से कोई नुकसान नहीं होता, ये बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो इसको कर पाते हैं। अगर आप नहीं कर पाओगे तो इससे आपका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है। हाँ, कर दोगे तो थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन कि कॉन्सेप्ट वाला ही है लेकिन न्यू आ गया, उसके लिए तो कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे से होने चाहिए, उन कॉन्सेप्ट को लगा के आप नया क्वेश्चन करोगे। तो इसका मतलब आपको हर एक कॉन्सेप्ट जो एटलीस्ट आपके नोट्स में है वो आपको पता होना चाहिए, उस कॉन्सेप्ट को लगा के आप सोल्व कर सकते हो। जैसे मोहर सर्कल का क्वेश्चन है, जैसे एसएफडी बीएमडी का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि एसएफडी बीएमडी के जितने क्वेश्चन बन गए उतने ही बन सकते हैं, कुछ भी फ्रेम बना देंगे, कुछ भी नया आपके पास बीम कंडीशन दे देंगे, एक नया एसएफडी बीएमडी दे देंगे आपको, नया लोडिंग दे देंगे, और उसके बाद क्या है, कॉन्सेप्ट आपने सीखा हुआ है एसएफडी बीएमडी का, तो आप उसको, आपने भले ही वो क्वेश्चन पहले नहीं भी देखा हुआ है तब भी आप उसको कर दोगे। इसके लिए ज़रूरी क्या है, जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो बहुत अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने पड़ेंगे अपने अपने नोट से। वैसे इसकी भी मात्रा थोड़ी कम ही होती है, आजकल ऐसा चलन नहीं है कि कॉन्सेप्ट से आपको ज़्यादा खिलवा रहे हैं, ठीक है। तो इतना खेलना नहीं पड़ता है आपको कॉन्सेप्ट से, बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, ये रैंक डिसाइड करते हैं बस ये कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन। तीसरे टाइप का क्वेश्चन न्यू, आपने नहीं देखा है लेकिन पहले आ चुका है, इसका सिर्फ रामबाण इलाज क्या है, वाई सी टी की किताब मैंने पीडीएफ में प्रोवाइड कर दी है आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आप वहाँ से ले सकते हो फ्री में। वाई सी टी की किताब, उसके अंदर इतने क्वेश्चन हैं कि मतलब और क्या वैरायटी होगी, अगर और वैरायटी हुई तो वो इस वैरायटी में चली जाएगी कि जो किसी को भी नहीं पता, ऐसा नया कॉन्सेप्ट। तो वाई सी टी में सीधा सीधा क्वेश्चन दे रखे हैं, रोज़ पढ़ते चलो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करते चलो, नया क्वेश्चन आएगा आपने देखा हुआ होगा, तुरंत तुरंत टिक कर दोगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, कई बार ऐसा भी होता है कि कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन आया आप नहीं कर पाए, क्यों, क्योंकि कुछ फैक्ट बेसिस हो गया वो चीज़, लेकिन वो पहले आई हुई थी, आपने देख रखी थी, तो फिर से वो क्वेश्चन आया तो आप कर दोगे। तो ओवरऑल अगर जिसको समराइज़ करूँ, इस वाले क्वेश्चन से डरना नहीं है, देखो कॉमन सेंस लगा के, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तब भी इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, इवन रैंक पे भी उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका। दूसरे टाइप के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बिल्कुल पढ़ने पड़ेंगे, जिसे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ कॉन्सेप्ट से पेपर निकाल लेगा, बिल्कुल गलत है, और जिसे ये लगता है कि वो सिर्फ रट रट के क्वेश्चन पेपर निकाल देगा, ये भी गलत है। क्योंकि अब वाई भी है, तो वाई में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको कॉन्सेप्ट से अलग याद करने पड़ेंगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वाई के 22,000 क्वेश्चन आप रट लोगे, ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेसिस पे भी होते हैं, एक कॉन्सेप्ट से 100 क्वेश्चन कर लेते हो आप, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे 50-100 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन जो आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट के आसपास ही चलेंगे, और कुछ क्वेश्चन बहुत अलग से भी याद करने पड़ेंगे, तो वो तो याद करने ही पड़ेंगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट से भी सिलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चन को याद करने से भी सिलेक्शन नहीं होगा, दोनों का बैलेंस बना के चलोगे तो ही सिलेक्शन होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेरी पे। एक क्वेश्चन है कि टेक्स्ट बुक के चैप्टर टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, अच्छा ठीक है, मैंने डीडीए जेई की जब ऐसे ही गाइडेंस प्रोग्राम बनाया था, तो मैंने सभी को डेली बेसिस पे मैंने सब्जेक्ट टेस्ट देने को बोला था, और इस तरह से मैंने आपकी टेस्ट सीरीज़ पूरी कंप्लीट करवा दी थी। तो अभी तो मैं एसएससी जेई की करवा रहा हूँ, तो उतना तो मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मेरे पर्सनल काम भी हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे और भी करनी होती हैं। अभी मैं इसका टाइम निकाल पाता हूँ, वो भी मतलब काफ़ी मतलब
दिक्कत हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं ये टाइम निकालता हूँ। तो DDA-JEE की ऑलरेडी अवेलेबल है, वो मैं चाहूँगा तो उसको मैं प्ले लिस्ट में डाल दूँगा, ठीक है। आप वहाँ से देख के इस तरह से टेस्ट दे सकते हो डेली बेसिस पे, क्योंकि मैंने DDA-JEE के लिए तो गाइड कर रखा है पहले से। तो आप वहाँ से कर लोगे तो मतलब मेरे लिए भी सही होगा, क्योंकि मैं SSC JEE की ही अभी गाइडेंस दे रहा हूँ। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि भैया मुझे एक चीज़ बता दो कि गेट ESC के लिए कार्तिकेय कौशिक का नोट सफिशिएंट है क्या? ठीक है, मैं लिख लेता हूँ सारे क्वेश्चन इनके। तो इनके क्वेश्चन है कि गेट ESC के लिए नोट्स कौन से काफ़ी रहेंगे। दूसरा, प्रिंटेड फॉर्मेट अगर ख़रीदना चाहें तो कहाँ से ख़रीद लें। और तीसरा, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो टेस्ट सीरीज़ और इनसे ही करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो कोचिंग तो बहुत बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उन्हीं लोगों के लिए ये मेरा पूरा गाइडेंस है कि जिनके पास कोई गाइडेंस नहीं है, जिनके पास कोई कोचिंग की गाइडेंस नहीं है, कुछ नहीं है, उनके लिए मैं डेली मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि आपको भी एक मौका मिलना चाहिए मेन स्ट्रीम में आने का। दूसरा, जो लोग रिसोर्सफुल हैं कोचिंग ले सकते हैं, उनकी भी कोई गलती नहीं है, वो कोचिंग लेके आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। रिसोर्सेज अगर आप यूज़ कर सकते हो तो बिल्कुल आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए टाइम अपना, कोचिंग लो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, एक एक्स्ट्रा एज तो होगा। बाकी जिनके पास कोचिंग नहीं है उनके लिए एक्स्ट्रा एज मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ आप लोगों को डेली गाइड करके, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोचिंग ले सकते तो मैं हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। आगे चलते हैं। गेट ESC के लिए नोट्स, देखो नोट्स अगर टेक्निकल की बात करोगे तो टेक्निकल के लिए अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो एक ऑप्शन है आपके पास ESC का जो मटेरियल है, सॉरी IES मास्टर का जो मटेरियल है बुक फॉर्म में, मैंने भी वही ख़रीदा था। ये मैंने कटवरिया सराय से ख़रीदा था और ये फ़ोटो स्टेट टाइप में था। ये 3,000 के आसपास मुझे मिल गया था उस टाइम पे, ठीक है। कटवरिया सराय से, कटवरिया सराय दिल्ली, ठीक है। लगभग 3,000 का मिल गया था, 2-3 साल पहले ख़रीदा था मैंने। अभी पता नहीं, ज़्यादा रेंज नहीं बढ़ी होगी, ज़्यादा ज़्यादा 4,000 का हो गया होगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इतने में मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये IES मास्टर कोचिंग का ही लेना है आपको, नोट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये इनका जो मटेरियल है, किताबें जो हैं उसकी बात कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ, नोट्स की बात कर रहा हूँ कि अगर जो आपको नोट्स लेने हैं दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे तो ये है, पहले क्या दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। नोट्स जो है आपके पास जसपाल सर के नोट्स बिल्कुल परफेक्ट हैं, हर एक चीज़ उसमें दी हुई है। और अगर आपको नोट्स कहीं से नहीं मिल रहे हैं तो PDF फॉर्म में मैंने सब अवेलेबल कराए हुए हैं, आप वहाँ से ले सकते हो, उनको प्रिंट करा सकते हो। ये तो हुआ टेक्निकल का, इतना ही है, इससे बाहर नहीं जाना है आपको। इतना भी कर लोगे 100% सिलेक्शन हो जाएगा। इसके साथ PYQ लगा सकते हो आप, PYQ लेनी ही पड़ेगी आपको। PYQ भी IAS मास्टर की ही लेना, सिविल इंजीनियरिंग की, ठीक है। मैंने खुद पढ़ी हुई है तो मुझे सबसे बेस्ट लगी उनका ही मटेरियल, तो वो ले लेना आप, ठीक है। अब बात आती है नॉन टेक की। नॉन टेक इसका थोड़ा अलग होता है। नॉन टेक के लिए बस इतनी सी बात ध्यान रखना कि कोई भी नोट्स हो, कोई भी एक टाइप के नोट्स ले लेना और उनको कंप्लीट कर लेना। जैसे आपने कार्तिकेय कौशिक सर की बात करी, आप उनके नोट्स ले लेना और सब प्रिंट करवा लेना। सिर्फ मैं नॉन टेक की बात कर रहा हूँ, टेक्निकल की बात नहीं कर रहा हूँ। नॉन टेक के जितने भी नोट्स हैं उनके वो देख लेना, उनको डेली प्रैक्टिस करना, उनको बार बार पढ़ना, क्योंकि थ्योरी टाइप की चीज़ें हैं, ठीक है। वो पढ़ते पढ़ते आपको कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड के आपके जाएगी अंदर, तभी आप जाके वहाँ पे क्वेश्चन कर पाओगे। इसके साथ साथ आपको मेडीजी या फिर IES मास्टर की ही एक GS की बुक होती है, उसके अंदर क्वेश्चन होते हैं 2,000-3,000 जितने क्वेश्चन होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन रट लेने हैं। आपको क्या अप्रोच लेनी है कि नॉन टेक के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, जो GS वाला पार्ट होता है आपका, जनरल इंजीनियरिंग वाला पार्ट होता है, उसमें आपको क्या करना है कि पहले तो आपको नोट्स पढ़ लेने हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। या फिर ऐसा कर सकते हो कि एक चैप्टर पढ़ा और उसके बाद फिर उसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको ट्राई करने हैं। क्वेश्चंस रटने नहीं हैं आपको। सीखना क्या है कि आपने एक बार थ्योरी पढ़ ली, एक बेसिक नॉलेज आपने ले ली, अब उस नॉलेज का इस्तेमाल करके आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इवन अगर आपकी थोड़ी समझ अच्छी बन गई उसके अंदर तो हर एक क्वेश्चन आप कर दोगे। कोई फैक्ट बेसिस क्वेश्चन होगा वो नहीं कर पाओगे, उसको आपको वापस से नोट्स में लिख लेना है। यही चीज़ करोगे, इससे हो जाएगा। मैंने 2 बारी ESC का प्रीलिम्स निकाला है, 2 बार मेंस लिख चुका हूँ मैं, और मुझे यही महसूस हुआ है कि पहले जो मैंने गलती की थी, मैं इधर उधर घूम रहा था, इवन GS की ढंग से तैयारी कर भी नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कैसे करनी है। 2 बारी से मैं इस तरह से कर रहा हूँ और ठीक ठाक नंबर आ जाते हैं, एवरेज से थोड़े कम ही आते हैं, लेकिन हाँ ओवरऑल सिलेक्शन हो जाता है मेरा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपके कोई भी कमेंट्स होंगे, कोई भी क्वेरीज होंगी आपकी, तो आप इसी वीडियो के नीचे इसको कमेंट कर देना, मैं आपके अगली वीडियो के अंदर आप लोगों के आंसर दे दूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।